दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए और अपना आंसर आप भी कमेंट कीजिए। अपना स्कोर चेक ज़रूर करें, पता करें कि आपकी तैयारी कितनी है। यदि यूपीपीसीएल और राजस्थान टेक्निकल हेल पर आपका टारगेट है तो इस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़ें। दोस्तों पहले 15 दिन हमने लगातार करवाया था, बीच में क्लासेज रुक गई थी, लेकिन अब डेली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हम लाइव सॉल्व करवाएंगे, तो आप भी अपना आंसर ज़रूर करें। जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके आप अपना स्कोर हमें ज़रूर बता दें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें। इस टेस्ट की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसी पर मैं डाल दूँगा। ट्विटर और इंस्टा पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना सभी। और अभी ये फ़िलहाल हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि राजस्थान और यूपी का हमारा मेन टारगेट है, तो दोनों स्टेट में हिंदी बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी नियत वोल्टेज देने वाला ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में इसको CVT बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जिसको ये पता हो ना कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, वही इसका आंसर कर पाएगा। हालांकि मैंने एक दिन पहले करवाया था और ये हरियाणा लाइनमैन में क्वेश्चन आया था कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वहाँ पर ये पूछा था। तो फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, ये नियत वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कौन सा है, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। या फिर अपोजिट क्वेश्चन आ सकता है, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। इनके काम करने का भी यही सिद्धांत होता है। फेरो रेजोनेंट हम सब समझते हैं, लोहे अनुनाद बोलते हैं इसको। अभी डी उत्तर सही रहेगा। दोस्तों सारे लाइव जुड़ चुके हो तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाए। हर बार नए क्वेश्चन देने का मैं प्रयास करता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले से जो भी वीडियोज़ हमारे अपलोड है उनको भी देखें, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। एक मूविंग आयरन मीटर की ऑपरेटिंग कॉइल में करंट दोगुनी कर देने पर उसका प्रचालन बल कितना हो जाएगा। कर दीजिए फटाफट से आपका आंसर। 4 गुना हो जाएगा कि चौथाई रह जाएगा, 2 गुना होगा कि आधा रह जाएगा। कर दीजिए कमेंट फटाफट। देखो भाई सब जानते होंगे कि मूविंग आयरन का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना, मूविंग आयरन मीटर का, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बहुत सिंपल था, समझ गए होंगे ना। जब धारा को 2 गुना कर दिया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 4 गुना। यानी प्रचालन बल का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना। ए उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। 0.625 बाइनरी को कैसे दर्शाया जाएगा, सॉरी बाइनरी में कैसे दर्शाया जाएगा। यानी डेसिमल फ्रिक्शन दिया हुआ है, भिन्नात्मक दशमलव संख्या दी है और उसको भिन्नात्मक बाइनरी में बदलना है, राइट। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, मैंने बताया था ना, दी गई दशमलव संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और पॉइंट के पहले जो भी आपका अंक हो, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, तो उसको आपको कैरी करना होता है। जैसे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.250, तो ये 1 जो है ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर, और शेषफल जो बचेगा वो 0 रहेगा। अब आपको क्या करना है, 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा 0.500, राइट। तो इसका 0 यहाँ पर कैरी कर लेना है आपको। अब ये फिर 0.500 ही बचा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.000 आएगा, तो ये 1 कैरी हो जाएगा, पीछे 0 बचा है। अब आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें भिन्नात्मक में जो शेषफल आया था उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, 0.101। आगे हमारा सवाल है कि FET किस प्रकार की डिवाइस है। पूरा नाम तो सबको पता होगा ना,
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरी हिंट मैं देता हूँ, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तीसरी इसकी विशेषता ध्यान रखना, यूनिपोलर डिवाइस है। समझ गए ना। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवता वाला। दोस्तों इस हिंट को हमेशा याद रखना, एक हिंट वाला है, इसका मतलब धारा का चालन इसमें किसी एक की वजह से ही होगा, चाहे वो होल की वजह से हो या फिर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। दोनों की वजह से कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एफईटी में हमेशा करंट उसके कारण चलती है जो मेजॉरिटी में हो, यानी बहुसंख्यक वाहक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर। यानी अगर एन चैनल एफईटी है तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होगा, और पी चैनल एफईटी है तो होल्स के कारण करंट का फ्लो होगा। वहीं अगर बीजेटी होता ना तो फिर सी उत्तर होता, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज में उच्च प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर क्या है। यानी गैल्वेनोमीटर था, मीटर की जो कॉइल थी, उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब ये किस मीटर की भांति बिहेव करेगा, आप कीजिए कमेंट फटाफट। तब तक मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, इस जो सीरीज ये जो चल रही है, इसमें हमेशा आपको हम मिक्स क्वेश्चन ही देंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता हूं। पेड टेस्ट सीरीज का वो हिस्सा है जिसमें हम टेस्ट लेते हैं टॉपिक वाइज, तो उसकी वीडियो हम आप तक भी पहुंचा देते हैं। यानी टॉपिक वाइज आपको वीडियो वैसे मिल रहा है, और मिक्स क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसके लिए आपका ये लाइव प्रोसेसिंग चल रही है, आप इसका उत्तर कर रहे हैं। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। जब एक मीटर के साथ सीरीज में उच्च प्रतिरोध हो तो वह एज ए वोल्ट मीटर बिहेव करता है, ध्यान रखना। और यदि समांतर में निम्न प्रतिरोध होता तो ये एज ए एमीटर वर्क कर सकता था। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, तो आंसर करना है सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगाकर, ये वाला। और अगर आ जाए कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलोगे, तो उत्तर करना है समांतर में निम्न प्रतिरोध लगाकर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आईटीआई में। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इजी है, इजी है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हो ना तब पता लगता है कि क्या पूछ लिया अचानक से। देखो भाई अगला सवाल, एक दुकान एक महीने में 250 यूनिट एनर्जी का कंज्यूम करती है, उपभोग करती है। कितने जूल की ऊर्जा उपभोग हुई। ये नीचे वाले थोड़े से ऑप्शन कट गए हैं, मैं बता देता हूँ। सी ऑप्शन है 10 की पावर 8, डी ऑप्शन है 10 की पावर 7। यानी ऊपर वालों में माइनस की पावर है, नीचे वालों में प्लस की पावर है। बता सकते हो क्या? देखो मैं बताता हूँ, तब तक आप कैलकुलेशन करते रहना। देखो ये जो यूनिट दिया हुआ है ना, ये है किलोवाट आवर, जबकि अभी जो आंसर पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, जूल में। अब होता क्या है दोस्तों कि KWH और जूल जो है ना, ये बराबर नहीं होते कभी भी। जूल जो है वो किसके बराबर है, वाट सेकंड के बराबर है, ना कि वाट घंटा के बराबर। इसका मतलब ये जो KWH है, किलो वाट घंटे, इस किलो वाट को वाट में और घंटे को सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा। यानी अगर ये वाली एनर्जी हम वाट सेकंड में ले आएँ तो वही हमारा आंसर क्या बनेगा, जूल बनेगा। यानी 1 वाट सेकंड और 1 जूल बराबर होते हैं। तो अब देखो 1 KWH जो होता है ना, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, उसमें 36 × 10 की पावर 5 जूल होते हैं। अब इसको 250 से मल्टीप्लाई और कर देना, उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, ठीक है। 9 × 10 की पावर 8। आगे सवाल है हमारा, यह है फंक्शन एक सर्किट में मीटर को गलत ध्रुवता से जोड़ने से रोक सकता है। यानी एक मीटर में यदि ये फंक्शन डाला हुआ हो तो वो उसको कभी भी गलत पोलरिटी से जोड़ने से उसको बचा लेगा। क्योंकि कुछ मीटर ऐसे होते हैं ना, जैसे PMMC मीटर हो गया, अगर वो अपोजिट पोलरिटी से जुड़ेगा तो वो काम ही नहीं करेगा। जैसे मूविंग आयरन टाइप मीटर है तो उसको तो अपन कैसे भी जोड़ दें, काम कर जाएगा। वोल्ट मीटर, फेज न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज कैसे दे दो। लेकिन जो PMMC मीटर होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है, और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा तो ही वो वोल्ट मीटर बिहेव करेगा, रीडिंग देगा। तो फिर क्या आएगा, इसका ऑटो पोलरिटी आएगा। क्वेश्चन का आंसर डी होगा।
यानी अपने आप वो पोलरिटी को सेट कर ले, ऐसा फंक्शन उसमें होता है। तो वो मीटर कभी गलत पोलरिटी से नहीं जुड़ेगा। अगला हमारा सवाल है कि जब परिपथ में करंट और वोल्टेज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो परिपथ का पावर कंजप्शन कितना होगा, शक्ति व्यय कितना होगा। साधारण सा ही है ना। जब करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो पावर फैक्टर 0 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और जब पावर फैक्टर 0 हो तो सिंगल फेज परिपथों में VI cos फाई से शक्ति का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में ऐसा होता है। ये उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे हमारा सवाल है कि रेटेंटिविटी की इकाई क्या है। धारण क्षमता बोलते हैं ना जिसको, जितनी ज़्यादा धारण क्षमता हो पदार्थ उतना ही परमानेंट मैग्नेट के लिए बेटर माना जाता है। साधारण सा ही है। देखो वेबर नहीं हो सकता, एम्पीटन नहीं हो सकता, एम्पीटन प्रति मीटर नहीं हो सकता, तो बचा क्या फिर, डी बचा ना, वेबर प्रति वर्ग मीटर, यही आएगा इसका। यानी जो फ्लक्स घनत्व की यूनिट होती है ना, वही इसमें आती है। ठीक है, डी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि LDR की फुल फॉर्म क्या है। साधारण सही है ना, कर सकते हो ना। एक रजिस्टर का विशेष प्रकार होता है ना। 4 तरह के रजिस्टर होते हैं, शायद अब सबको याद आ जाएगा। NTC, PTC, LDR, VDR। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो सी उत्तर बनेगा इसका। बिल्कुल आप सभी का सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि एक पावर ट्रांसफार्मर जो स्टार डेल्टा में संयोजित है, इसकी प्रोटेक्शन हेतु सीटी का उपयोग किया गया। उस सीटी के संयोजन कैसे होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, पावर ट्रांसफार्मर में जब प्रोटेक्शन के लिए सीटी लगती है तो इसका जो उद्देश्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन। इस दौरान सीटी के जो कनेक्शन होते हैं दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आप देख रहे हो स्टार डेल्टा कनेक्शन है, तो सीटी के अपोजिट होंगे, यानी डेल्टा स्टार होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, डी उत्तर सही होगा। बिल्कुल डी उत्तर आपका यहाँ पर सही है, जिनका भी है। आगे सवाल पूछा कि किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, व्यास और लंबाई दोनों दोगुने कर दें तो प्रतिरोध कितना होगा बताइए। ये तो सिंपल सा ही पूछा है ना। 10 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। आर कितना है, 10 ओम। लंबाई और व्यास दोनों दोगुने करें, बताइए प्रतिरोध कितना होगा। देखो भाई, लंबाई दोगुनी कर दी तो प्रतिरोध दोगुना हो गया। कितना हो गया, 20 ओम। लेकिन ध्यान से सुनना, व्यास को दोगुना किया, डायामीटर को दोगुना किया तो एरिया 4 गुना हो गया, और एरिया 4 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। 1/4 बोलें तो 20 का 1/4 यानी 5 ओम रह गया। तो वास्तव में रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय घट जाएगा। हाँ, अगर इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई दोनों दोगुने करते ना तो वह का वही रहता, जितना है उतना ही रहता। लेकिन यहाँ पर तो व्यास दोगुना कर दिया। देखिए व्यास दोगुना किया है तो एरिया 4 गुना हो गया। एरिया 4 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस 1/4 होगा। अगला सवाल है कि परिपथ AC हो या DC, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक घटक से प्रवाहित होने वाली धारा को घटाने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है। बहुत साधारण सा है, आई थिंक सबका सही हो जाएगा ये तो। क्या करना है, रजिस्टर आएगा। प्रतिरोधक एक ऐसा है जिसको आप AC DC दोनों में लगा सकते हो, करंट कंट्रोल करने के लिए, निर्धारित मान तक की वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल है कि XLPE केबल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर इसे याद रखें। XLPE केबल का पूरा नाम भी याद रखना, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल होता है। और पहले मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो रिपीट हुआ है एक तरह से। 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आसानी से वर्क कर जाती है। इससे ऊपर जाता है तो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होने लगती है। अगला हमारा सवाल है, केबल में धात्विक आवरण की रक्षा हेतु की जाती है, क्या किया जाता है। आर्मरिंग की जाती है, इंसुलेशन दिया जाता है, बेडिंग दी जाती है या सर्विंग दी जाती है। साथियों किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको केबल से संबंधित सवाल जरूर मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो
केबल पर आधारित क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। देखो धात्विक कवच जो है ना वो शीशे का होता है और इसके बाद में आर्मरिंग आनी होती है सीधी, लेकिन होती नहीं है, ध्यान से समझना। अब वो आर्मरिंग जो है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, बहुत हार्ड होती है, और जो शीशा है वो सॉफ्ट यानी थोड़ा नरम होता है। तो पूरा का पूरा जो आर्मर्ड है वो शीशे में बैठ जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच में एक सुरक्षा परत लगाते हैं और उस सुरक्षा परत का नाम बेडिंग होता है। सी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बस दोस्तों आज के लिए यही थे 15 क्वेश्चन। प्लीज़ निवेदन है वीडियो को लाइक करके जाना, प्लीज़ लाइक करके जाना, सीधे नहीं जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।